मैथ में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि संख्या के बारे में पढ़ा था कि सबसे पहले पढ़ा था प्राकृत संख्या क्या होती है, उसके बाद पूर्ण संख्या, उसके बाद पढ़ा था हमने पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या पढ़ने के बाद हमने पढ़ लिया परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। और इन सब को पढ़ने के बाद हम यहाँ इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। तो वास्तविक संख्या तक हमने समझ लिया है, पढ़ लिया है, उसको आप समय समय पर रिवाइज करते रहें। और इसके बाद है आपका प्रश्नावली 1.2 1.2। ये है आपका प्रश्नावली 1.2, के बारे में हम अभी पढ़ेंगे। ठीक, क्या पढ़ेंगे हम लोग? प्रश्नावली 1.2 से लिखता हूँ। प्रश्नावली 1.2 का अभी हम लोग देखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न क्या कहता है आपको? प्रश्नावली 1.2 का पहला प्रश्न कहता है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ उत्तर दीजिए। ठीक, ये जो तीन कथन लिखे गए हैं ये तीनों सही हैं या गलत हैं, ये भी बताना है। और वो अगर सही हैं तो कैसे, क्यों सही हैं, और गलत हैं तो क्यों गलत हैं, उसके बारे में हमें बताना है। ठीक है, तो उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहला पहला कथन क्या कहता है? प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो हमने वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ा है। क्या पढ़ा है? वास्तविक संख्याओं के बारे में हमने क्या पढ़ा कि वास्तविक संख्या क्या होती है, इसके बारे में हमने अभी पढ़ा है कि वास्तविक संख्या जो है यह है परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह है। परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, इन दोनों का संग्रह क्या कहलाता है? वास्तविक संख्या कहलाता है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, इन दोनों संख्याओं को एक साथ जब किसी एक बैग में रख दीजिए तो वो सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि सभी परिमेय संख्याएं भी वास्तविक संख्याएं हैं और सभी अपरिमेय संख्याएं भी वास्तविक संख्याएं हैं। तो पहला प्रश्न तो आपको यहाँ से ऐसे ही समझ में आ गया होगा कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या भी क्या है? एक वास्तविक संख्या है। तो यह कथन क्या है? यह कथन सत्य है। ठीक, क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह है। आप कारण में लिखेंगे क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह है, अतः सभी अपरिमेय संख्या भी वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, ये पहला प्रश्न हो गया। अब पहला कथन हो गया। दूसरा कथन क्या कहता है? संख्या रेखा पर का प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप का होता है, जहां एम एक प्राकृत संख्या है। तो क्या ऐसा हो सकता है क्या कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप का हो सकता है क्या? आप खुद ही सोचो कि संख्या रेखा, मान लो हम एक संख्या रेखा ले लेते हैं। तो एक संख्या रेखा लेते हैं। मान लीजिए कि ये हमारी एक संख्या रेखा है। ठीक है, ये क्या है? संख्या रेखा। अभी इसमें यहाँ पर 0 होगा, कहीं पर इधर 1 होगा, इधर 2 होगा, इधर 3 होगा, इधर -1 होगा, इधर -2 होगा, और इन सभी के बीच में भी बहुत सारी संख्याएं होंगी। जैसे 0 है, 1 है, इसमें √2, √3, √5, क्योंकि संख्या रेखा पर सभी वास्तविक संख्याओं को निरूपित कर सकते हैं। और वास्तविक संख्याएं परिमेय भी होती हैं, अपरिमेय भी होती है। तो इस पर परिमेय संख्याएं सभी निरूपित हो सकती हैं और अपरिमेय संख्या भी। तो एक संख्या रेखा पर कितनी संख्याएं होती हैं? तो अनंत संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो अब सबको तो हम दर्शा नहीं सकते, लेकिन बहुत सारी संख्याएं होती हैं। ठीक है, अब बताओ कि इसमें जितनी भी संख्याएं हैं, इन सब को क्या हम रूट एम के रूप में लिख सकते हैं? आप खुद सोचो। मान लो एक है, इसको तो हम रूट एम के रूप में रूट एक लिख सकते हैं। रूट एक का मतलब एक ही होता है।
और साथ में क्या कह रहा है, जहां m एक प्राकृत संख्या है, ठीक। तो इस पर जितनी भी संख्या है उसको किसी प्राकृत संख्या के वर्गमूल के रूप में लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते हैं। मान लो एक है, यहाँ पे कहीं पे 1.2 होगा, कहीं पे 1.5 होगा, ठीक है, कहीं पे √1 होगा, कहीं पे √5 होगा, कहीं पे √1.3 होगा, ये कॉमा है, बराबर नहीं होगा, ठीक है। अब √1.3 भी एक संख्या है, ठीक। √1.3 क्या है? अब देखो, √1.3 भी एक संख्या है, कोई संख्या है जो कि वास्तविक संख्या है। ये एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसको p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, जहाँ की p और q पूर्णांक हो, तो इसलिए एक अपरिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या होती है, तो ये भी तो एक वास्तविक संख्या है और संख्या रेखा पर इसको निरूपित किया जा सकता है। लेकिन क्या इसके अंदर में जो लिखा हुआ है 1.3, यह एक पूर्णांक है? ये तो दशमलव में आ गया, तो दशमलव वाली संख्या पूर्णांक कैसे? पूर्णांक का मतलब 2, 5, 7, 1, 2, 3, 4 ऐसे होता है ना। 1.3 तो पूर्णांक नहीं है, और ये तो प्राकृत भी नहीं है। प्राकृत संख्या क्या होती है? गिनती की संख्या है 1, 2, 3, 4, और ये क्या है? ये क्या एक प्राकृतिक संख्या है? नहीं है। तो लेकिन ये वास्तविक संख्या है, ये भी संख्या रेखा पर कहीं पर होगी, मान लो कहीं पर होगा, कहीं पर होगा, √1.3 होगा। तो इस एक बिंदु को क्या हम √m के रूप में लिख सकते हैं जहां पर m प्राकृत हो? तो नहीं, m प्राकृत नहीं है, तो यह कथन क्या हो गया आपका? असत्य हो गया। क्यों? क्योंकि आप उदाहरण लिख सकते हो, √1.3, √2.5, ये ऐसी संख्याएं हैं जो √m के रूप का नहीं है, जहां की m एक प्राकृत संख्या है, उस रूप का ये नहीं है, इसीलिए यह कथन क्या हो गया आपका? असत्य हो गया, ठीक। तो ये हो गया आपका दूसरा। अभी तीसरा कथन क्या कहता है? तीसरा कथन कहता है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। ये तो आपका पहले कथन का उत्तर हो गया, दूसरा कथन का हो गया। और अगर आपको नहीं समझ में आए तो कमेंट करके पूछना, हम आपको इसका सॉल्यूशन कमेंट में भी बताएंगे, या फिर अलग से वीडियो बनाकर भी आपको उसका सॉल्यूशन देंगे, ठीक है। अब देखो अगला प्रश्न क्या है, अगला कथन क्या कहता है? प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। तो हमने आपको क्या बताया कि वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों मिलकर वास्तविक संख्या बनती है। लेकिन क्या हर वास्तविक संख्या परिमेय होगा जरूरी है? क्योंकि अपरिमेय जो है वो भी तो वास्तविक है। जैसे मान लो कि अपरिमेय संख्या है √2, ये भी तो एक वास्तविक संख्या है, लेकिन क्या ये परिमेय है? नहीं है। तो तीसरा कथन भी क्या हो गया आपका? असत्य। सत्य हो गया। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय संख्या का समूह होता है। तो वास्तविक संख्याओं में सभी परिमेय संख्या भी होती हैं और अपरिमेय संख्या भी होती हैं। इसीलिए वास्तविक संख्या परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। तो जरूरी नहीं है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या यानी कि हर वास्तविक संख्या अपरिमेय हो, ऐसा जरूरी नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि पहला प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अभी दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कहता है? प्रश्नावली 1.2 चल रहा है आपका। दूसरा प्रश्न कहता है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल परिमेय होते हैं? अब बताइए, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल परिमेय होते हैं? और यदि नहीं, तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। अभी क्या कह रहा है? क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? ये पूछ रहा है कि जितने भी धनात्मक पूर्णांक हैं उन सभी का वर्गमूल जो होगा, जैसे मान लो हमने √2 लिखा, इसका जो वर्गमूल होगा वो तो, और √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसका वर्गमूल भी इसके बराबर जो भी होगा वो अपरिमेय होगा। ये तो अपरिमेय है। मान लो √3 है, ये भी एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। क्योंकि इसका वर्गमूल आप निकालने जाओगे तो एक कोई पूर्णांक नहीं आएगा आपके पास, ठीक है, दशमलव में आता है। लेकिन अब देखो, √4 है, 4 का वर्गमूल, 4 का वर्गमूल क्या होता है? 4 का वर्गमूल 2 होता है, जो कि एक पूर्णांक है, ठीक है। और पूर्णांक जितना है वो सब परिमेय, तो रूट ये क्या है? परिमेय भी है। तो ये √4 जो है, ये क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया। क्यों? क्योंकि √4 का मान होता है 2, जो कि एक परिमेय संख्या है, यानी कि √4, 4 का वर्गमूल, वर्गमूल के अंदर लिखा हुआ 4, ऐसा लिखा हुआ, ये संख्या एक परिमेय संख्या है। तो ये कथन तो यहीं पर गलत हो गया कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। नहीं,
√2 का वर्गमूल तो अपरिमेय है, √3 का वर्गमूल तो अपरिमेय है, मतलब √3 का वैल्यू यानी कि 3 का वर्गमूल, 2 का वर्गमूल अपरिमेय है, 3 का वर्गमूल अपरिमेय है, लेकिन 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2, जो कि परिमेय है। तो यदि नहीं है तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो कि परिमेय संख्या है। तो उदाहरण के लिए आपका ये हो गया, 4 का वर्गमूल हो गया। इसी तरह से अगर आप देखो कि 9 का वर्गमूल, 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3 होता है, जो कि तो ये भी आपका एक उदाहरण हो गया, ये भी एक परिमेय होता है। लेकिन जैसे 5 है, 5 का वर्गमूल 2.36 ऐसे आगे बढ़ता जाएगा, ये कभी खत्म नहीं होगा, ये अशांत दशमलव है। शांत दशमलव भी आगे आएगा, पढ़ेंगे। तो ये क्या है? ये एक अपरिमेय है। तो यहाँ से आपने क्या समझा कि सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय होता है, ऐसा जरूरी नहीं है। क्योंकि कुछ धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय भी होते हैं, जैसे कि 2 है, 3 है, 5 है। लेकिन कुछ धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल परिमेय भी होते हैं और कुछ नहीं, ऐसे बहुत होते हैं। 9 का वर्गमूल कितना होगा? 3 होगा, परिमेय होगा। इसी तरह से आप 16 ले लो, एक संख्या है, 16 का वर्गमूल 4 होता है, यह भी एक परिमेय है। तो ऐसे आपको कई उदाहरण, अनंत उदाहरण मिल सकते हैं, ये भी एक परिमेय है। तो यहाँ क्या कह रहा था कि एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो उदाहरण के लिए आपका 4 हो गया, 9 हो गया, 16 हो गया, ये सब परिमेय हैं। ठीक, तो ये प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न क्या कहता है? दिखाइए कि संख्या रेखा पर 5 के वर्गमूल को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। हमने आपको जब अपरिमेय संख्या पढ़ रहे थे तब क्या पढ़ा था? √2 को यानी कि 2 के वर्गमूल को संख्या रेखा पर निरूपित करना सीखा था। अब यहाँ पर हमें 5 के वर्गमूल को संख्या रेखा पर लिखना है, निरूपित करना है। तब देखो कैसे करेंगे। 5 का वर्गमूल निरूपित करना है, ठीक है। हम कैसे करेंगे? अगर आप 5 का वर्गमूल निकालोगे, वर्गमूल निकालने की विधि से, तो आप ऐसे पाओगे कि 2.23 0.6 ऐसे संख्याएं आती जाएंगी, कभी खत्म नहीं होगा। कोई शांत दशमलव नहीं आएगा, इसका कभी खत्म नहीं होगा, ये आगे बढ़ता जाएगा ऐसे। तो ऐसे दशमलव में जो लिखते हैं जिसमें लास्ट में संख्याएं आती जाती हैं, उसको कहते हैं अशांत दशमलव, ठीक है। जैसे कि आप मान लो कि मैंने 10 में 3 से भाग दिया, ठीक। तो एक बार लगेगा, 3 तिया 9, शेष बचा 1। अब यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, दशमलव का भाग आपने पीछे की क्लास में सीखा होगा, अगर नहीं सीखा होगा तो आगे फिर आएगा तो आप सीख जाओगे। यहाँ दशमलव लगाते हैं, फिर यहाँ पर जीरो लगाते हैं, ठीक है। फिर 10 हो गया, यहाँ पे 3, फिर से 9 आया, फिर 1 आया, फिर से यहाँ पर अब एक बार दशमलव लगा दिया, इसके बाद शेष के बाद एक जीरो लगाते जा सकते। अगर 2 जीरो लगाना होता है तो यहाँ भी 1 जीरो लगाना, तो 1 जीरो लगाएंगे तो यहाँ पे फिर से भाग लग जाएगा 3, फिर से यहाँ पे 9, फिर से 1 शेष आएगा, फिर जीरो लगाएंगे, फिर 3, फिर से 9। ये हमेशा 1 आता जाएगा और ये बढ़ता जाएगा और इधर 3 3 3 3 आता जाएगा, ये कभी खत्म नहीं होगा। तो इसको कहते हैं क्या? अशांत दशमलव। अशांत दशमलव को कहते हैं। तो इसी तरह 5 का वर्गमूल आप निकालोगे ना, वर्गमूल निकालने की विधि से, तो ऐसे आता जाएगा। तो इसीलिए ये क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, ठीक। अब संख्या रेखा पर जब हम कोई संख्या को निरूपित करते हैं, मान लो कि हमने एक संख्या रेखा ले ली, ठीक है। ये हमारे पास एक संख्या रेखा है, ठीक है। मान लिया ये हमारी संख्या रेखा है। तो इस पर जैसे मान लो यहाँ पर हमने जीरो लिखा, तो एक इधर लिख देते हैं कहीं पर। इकाई दूरी पर जो कुछ भी होता है उसको एक लिख देते हैं। फिर फिर एक और दूरी, कोई भी एक, मान लो 1 सेंटीमीटर ले लिया, 1 इंच ले लिया, कुछ भी एक इकाई ले लिया, उतनी दूरी पर जो आया उस बिंदु को एक मान लिया। फिर यहाँ से इस बिंदु से उतना ही दूरी पर, जहाँ जीरो से इतना यहाँ तक जितना इकाई दूरी पर एक आया, फिर यहाँ से उतनी ही दूरी पर जो बिंदु आया उसको 2 मान लिया, फिर यहाँ से उतनी ही दूरी पर जो आया उसको 3 मान लिया। इस तरह से हम लिखते जाते हैं। तो हमें पता है कि एक फिक्स दूरी है एक, लेकिन ये 5 का जो वर्गमूल है इसका कोई फिक्स नंबर नहीं पता है, क्योंकि 2.23607 8 ऐसे बढ़ता जाएगा, तो उसको आप कितना मानोगे? तो कभी खत्म नहीं हो रहा है, तो एग्जैक्ट मान हमें पता नहीं चल पा रहा है, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए हम कैसे निकालते हैं? तो इसी को क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। और इसको हम कैसे रखेंगे? तो इसके लिए आपको थोड़ा सा एक चीज और जानना होगा। क्या?
पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ा होगा, पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा होगा, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में, मान लो ये समकोण है, मान लेते हैं, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है, मान लेते हैं कि ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली रेखा को क्या कहते हैं? कर्ण। ठीक। कोण जिस पर बनता है उसको क्या कहते हैं? आधार। मान लो इस कोण की बात है, तो इस कर्ण के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं? लंब। ठीक। तो इसमें क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ऐसा होता है। ठीक। और अगर लिखना है आपको कर्ण, तो क्या लिख सकते हैं? इधर से स्क्वायर का समीकरण के दूसरी तरफ जाता है तो वर्गमूल बन जाता है, तो इसको आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर का अंडर रूट, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है। ये पाइथागोरस प्रमेय कहता है, इस फॉर्मूला को आप याद रखें। ठीक है। तो यहाँ से हमें रूट रूट 5 के लिए हमें इसका हम उपयोग करेंगे। ठीक। अब देखो, कर्ण अगर मान लो कि हमारा रूट 5 है, तो आधार और लंब कितना होगा ये हम अपने हिसाब से सोच लेते हैं। तो अगर कर्ण रूट 5 है, ठीक है, तो उसके लिए हमें आधार 2 और लंब 1 होना चाहिए। ठीक। या लंब 1 और आधार 2 होना चाहिए, दोनों में से कोई भी लोगे तो ऐसा आ जाएगा। क्यों क्यों आ जाएगा ऐसा? क्योंकि वर्गमूल 5 को आप ऐसे लिख सकते हो, वर्गमूल 4 जोड़ 1। ये 4 क्या है? 2 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग। तो ये हो गया हमारा आधार और ये हो गया हमारा लंब। तो आधार अगर 2 होगा, लंब अगर 1 होगा, तो हमारा कर्ण कितना आ जाएगा? तो रूट 5 आ जाएगा, 5 का वर्गमूल आ जाएगा। ये हमने अपने दिमाग में ऐसा सोचकर बना लिया कि हमको रूट 5 लाना है, मतलब आधार 2 और लंब 1 होना चाहिए। अब क्या करेंगे, आधार कितना होना चाहिए हमें समझ में आ गया, 2। ठीक। तो आधार दो 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 दूरी की 2 इकाई दूरी ले लेंगे। मान लो 2 इंच ले लिया या 2 सेंटीमीटर ले लिया, क्योंकि सेंटीमीटर थोड़ा छोटा हो जाता है, तो इंच ले लेंगे, 2 इंच ले लेंगे। ठीक है। अब हम 2 इंच ले लेते हैं। ठीक है, मैं इंच से ही करके देख लेता हूँ। मान लेते हैं ये हो गया हमारे पास, ये आ गया। ठीक है। या 2 सेंटीमीटर ले सकते हो, 2 इंच ले सकते हो, जो भी आप चाहो ले सकते हो। तो ये हमने पहले से लिख कर रखा है, एक इसको प्रॉपर ही बनाते हैं। ठीक है। तो थोड़ा सा मिटा लेते हैं। ठीक है। ये हमारी लाइन है। ठीक है। लेते हैं, ये हमारी संख्या रेखा है। ठीक है। अब आप इंच से क्या करोगे, ये, इससे क्या करोगे, तो 2 सेंटीमीटर कहीं से, मान लो कहीं पे 0 मान लिया, वहां से 2 इकाई दूरी, 2 सेंटीमीटर ले लीजिए, 2 इंच ले लीजिए, जो भी लेना है ले लीजिए। ठीक है। तो इसके लिए मुझे कलम लेना, ले लिया। अब यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। ठीक है। अब इसको हटा देते हैं, इसका काम हमारा हो गया। ठीक। ये हमारा 0 हो गया, ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा 2 हो गया। ये कैसे आया, आपको समझ में आया? मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा, क्योंकि हमने इंच लेकर ऐसे ही आप
अपने कॉपी पर एक संख्या रेखा बनाओगे। आप सेंटीमीटर में भी ले सकते हो और इंच में भी ले सकते हो। तो जीरो पे किसी एक बिंदु को जीरो ले लेना, उससे इकाई दूरी के बाद वन लिख देना, उसके इकाई दूरी के बाद टू लिख देना। अब इस बिंदु पर दो पर आप क्या करोगे, चूंकि हमें समकोण त्रिभुज चाहिए तो एक समकोण बनाएंगे। क्यों समकोण त्रिभुज चाहिए वो हमने आपको बताया है। कहाँ बताया है? क्योंकि हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे, प्रयोग करेंगे, क्योंकि हमें रूट 5 चाहिए तो आधार 2, आधार की लंबाई 2 लेनी चाहिए तो हमने 2 ले लिया है, और लंब 1 होना चाहिए तो कर्ण 5 आ जाए तो हमें रूट 5 आ जाएगा, तो रूट 5 की दूरी पता चल जाएगी। तरीका समझो। तो क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज बनाना है, इस बिंदु पर एक समकोण बनाएंगे। ठीक है। अब समकोण कैसे बनाएंगे? आप प्रोटेक्टर से बना सकते हो, चांद से। चांद से कैसे कोण बनाते हैं वो मालूम है आपको? ये वाली लाइन जो है उसको जिस रेखा पर कोण बनाना है उसके समान रखेंगे, और जिस बिंदु पर कोण बनाना है उस बिंदु पर ये जो सीधी लाइन दिख रही है, सीधी लाइन और ये पड़ी हुई रेखा, ये दोनों एक दूसरे पर जो छू रही है जहाँ पे, उस बिंदु को उस बिंदु के ऊपर रख देंगे तो हमें उस बिंदु पर कोण मिल जाएगा। अब 90 डिग्री का कोण बनाना है तो यहाँ पर देखो इसमें सभी कोण लिखे हुए हैं, जहाँ पे 90 लिखा हुआ है वहाँ पे हम एक बिंदु लगा देंगे। ठीक है, लगा दिया। ठीक, यहाँ पे एक बिंदु लगा दिया। अब इसका काम हमारा खत्म, इसको हटा दिया। मैं आपको कोण बनाना भी बता रहा हूँ चांद से। ठीक है। अब इस दोनों रेखाओं को, इस दोनों बिंदु को मिला देंगे। हमने बिंदु कहाँ लगाया था? यहाँ लगाया था। तो यहाँ से हम एक सीधी रेखा इंच की सहायता से खींच लेंगे। ठीक। अब इस रेखा पर आधार हमारा कितना था? 2, और ये लंबाई कितनी चाहिए हमें? 1। लंब कितना चाहिए? 1। तो ये जो कर्ण होगा वो कितना हो जाएगा? रूट 5। तो उस एक को कैसे लेंगे? आप इंच रख के यहाँ पे, और इकाई दूरी मान लो कि जहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे आया तो यहाँ पे काट दोगे। ठीक। ये, अब ये वाली रेखा से हमें कोई मतलब नहीं, तो आप मिटा भी सकते हो, रहने भी दे सकते हो। लेकिन हमारा ये दूरी कितनी हो गई? 1 इकाई। ठीक है। ये दूरी कितनी हो गई? ये हो गई हमारी 1 इकाई। और ये दूरी कितनी है? 2 इकाई। 2 सेंटीमीटर है, आप 2 इंच भी ले सकते हो, 2 मीटर तो नहीं ले पाओगे, बहुत बड़ी हो जाएगी। और ये एक दूरी कहाँ से है? यहाँ से लेकर के और यहाँ तक। अब इन दोनों रेखाओं को मिला दो, इन दोनों बिंदुओं को मिला दो। ये जो दूरी हमारे पास आएगी, ये ये कितनी आएगी? ये होगा रूट 5। क्यों? क्योंकि देखो, पाइथागोरस प्रमेय, ये अगर 2 है और ये 1 है तो, और ये समकोण है तो इसका, इसकी लंबाई कितनी होती है? इसकी लंबाई होती है आधार का स्क्वायर, तो आधार 2 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। और आधार कितना है? 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा? रूट 5। यानी कि ये कितना आया? रूट 5। तो यहाँ पे ये कितना आ गया? रूट 5। अब इस रेखा की जो लंबाई है ये रूट 5 है। अब इस लंबाई से नाप कर हमें संख्या रेखा पर जो बिंदु मिलेगा, वो बिंदु, उस बिंदु पर संख्या क्यों, कौन सी संख्या होगी? रूट 5 होगी। तो इसको कैसे करेंगे? या तो आप स्केल से इसको नाप के और यहाँ पे काट सकते हो, या फिर आप कंपास ले लो। कंपास जानते हो ना? प्रकार को उठाएंगे आप, एक नोक को यहाँ पर रखेंगे, जिसमें एक साइड पेंसिल होता है, और एक साइड क्या होता है? वो होता है, क्या बोलते हैं, रेखा। ये हम ले लेंगे कंपास। ठीक। कंपास ले लिया। अब इसको उठा कर ले आए हम कहाँ? तो उठा कर ले आए हम, तो यहाँ इस एक नोक को यहाँ पर रख देंगे, और पेंसिल को उठा कर ले जाएंगे कहाँ पे? जितनी दूरी हमें नापनी है उसके पास। ठीक है, के पास ले जाएंगे हम ऐसे दूरी, ऐसा रखेंगे। एक नोक को यहाँ रखेंगे, एक नोक को यहाँ रखेंगे। अब क्या करेंगे, इसको ऐसे यहाँ से आप चाप घुमाओगे। ठीक है, क्या करोगे? ऐसे करके एक चाप घुमा घुमा, चाप घुमा दिया, बस हो गया। ये जो यहाँ पर काटा ना, जिस बिंदु पर, इसने यहाँ जिस बिंदु पर काटा, यह बिंदु क्या हो जाएगा? रूट
5 हो जाएगा। क्यों? देखो, जैसे मान लो आप एक वृत्त बनाते हो, ठीक? तो वृत्त में क्या होता है, केंद्र से यहाँ पर जो त्रिज्या मान लो r होगी, तो ये त्रिज्या भी r होगी, ये त्रिज्या भी r होगी। तो एक चाप में जो हम खींचते हैं, उसमें अगर ये त्रिज्या r होती है, तो ये भी r होती है। तो यहाँ पर भी हमने क्या किया, एक चाप खींचा है। तो अगर ये √5 के बराबर है, तो ये वाली दूरी भी यहाँ से यहाँ तक √5 के बराबर ही होगी। ठीक है? तो इस तरह से संख्या रेखा पर हमने √5 को दर्शा दिया। ये वाला बिंदु जो है वो क्या है, √5 है। तो संख्या रेखा पर हम इस तरह से √5 को निरूपित करते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आए तो फिर से पूछना, आप इसके निरूपण के लिए हम एक अलग से फिर से वीडियो बना देंगे, ठीक है? तो ये हो गया आपका तीसरा प्रश्न, और ये यहाँ पर आपका प्रश्नावली 1.2 खत्म हो जाता है। आप एक बार इस पूरे प्रश्न को खुद से पहले वीडियो देखकर समझ लेना, फिर खुद से करना और उसका फोटो खींचकर आप ग्रुप में अपलोड करना, ठीक है? जो ग्रुप में का नंबर हमने आपको ग्रुप में ऐड किया हुआ है, उस ग्रुप में आप का सॉल्यूशन है अपलोड, फोटो फोटो लेकर भेजना, ठीक है? तो इसको अभी, ये प्रश्नावली खत्म, इसके आगे